of inventory. Basic rule for valuation of inventory. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का बेसिक रूल क्या है? एनीवन? क्या हो गया, भूल गए क्या? आप लोगों ने 11th-12th में भी पढ़ा है. व्हाट इज द बेसिक रूल? हाउ डू यू वैल्यू इन्वेंट्री? इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू whichever इज लेस. याद आया नहीं आया? What is not included in what is not included in inventories? Inventories में क्या क्या included नहीं है? हम लोगों ने पढ़ा था. What is not included in inventory? Machinery, livestock, services. Very good. Raw material. Raw material included है ना? Not included मैंने पूछा. Stock market, स्टॉक, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आप लिख सकते हो, और कंस्ट्रक्शन बिजनेस. वेरी गुड. देखो, कंस्ट्रक्शन अगर आपका चालू है, कंस्ट्रक्शन वर्क अगर आप कर रहे हो, तो वो आपके अकाउंट इन्वेंटरीज में नहीं आता है. सर्विस प्रोवाइडर का सर्विसेज इन्वेंट्री में नहीं आता है. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इन्वेंटरीज में नहीं आते हैं. और लाइव स्टॉक इन्वेंट्री में नहीं आता. लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एनिमल प्रोड्यूस, मिनरल ऑयल्स, ओर्स एंड गैसेस डू नॉट कम अंडर, and they are always valued at net realizable value in accordance with well established practices in those industries. किस पे वैल्यू करते हैं उसको? नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे. नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है कि किस रेट में वो बिकेगा मार्केट में, आपको उसको बेच के नेट अमाउंट कितना मिलेगा. व्हाट इज द अमाउंट दैट यू विल गेट आफ्टर सेलिंग दोज. फिर हमने देखा है इन्वेंट्रीज, मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू. तो देर आर 3 मेजर पॉइंट्स इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री. दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, डिटर्मिनेशन ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, एंड कंपैरिजन बिटवीन कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू. जब आप वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करते हो तो सबसे पहला काम होता है आपको उसका कॉस्ट निकालना है. सेकेंड काम होता है आपको नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालनी है इन्वेंट्री की. यू हैव टू कैलकुलेट द नेट रियलाइजेबल ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. एंड द लास्ट इज यू हैव टू कंपेयर इट बिटवीन कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू. आपको उसको कंपेयर करना है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में. नेक्स्ट, अभी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या आता है हमने ये भी किया था. कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आता है कॉस्ट ऑफ परचेज. आपने सपोज इफ यू हैव अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग रेडी गारमेंट्स, तो उसका कपड़ा परचेज किया, तो कपड़ा जो परचेज किया दैट इज कॉस्ट ऑफ परचेज. फिर कपड़े को एक गारमेंट में कन्वर्ट किया. सपोज आप शर्ट्स बना रहे हो, तो उसको शर्ट्स में बनाने के लिए कन्वर्जन कॉस्ट, आपको लेबर चार्जेस लगेंगे, आपको सुई लगेगी, आपको धागा लगेगा, मशीनरी के स्पेयर्स लगेंगे. दोज ऑल आर कन्वर्जन कॉस्ट. अदर कॉस्ट फिर उसको आपको मार्केट प्लेस तक लेके जाना है, या फिर उसको आपको इन्वेंट्री को वेयर हाउस में स्टोर करना है, तो वो सारा कॉस्ट मिला के क्या होता है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. डिपेंड करता है आप कौन से इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे हो. रॉ मटेरियल कैलकुलेट कर रहे हो, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल, तो वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल इज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज इनवर्ड. आप वैल्यू कर रहे हो फिनिश गुड्स को, तो कन्वर्जन कॉस्ट उसमें ऐड होता है. यू विल ऐड कन्वर्जन कॉस्ट इन दैट. आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. यस मैम. ये सब ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, मैं सिर्फ रिवीजन ले रही हूँ. अभी देखते हैं कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या आता है. जब आप रॉ मटेरियल या कुछ भी परचेज करते हो, फिनिश गुड्स भी अगर आप परचेज कर रहे हो, तो परचेज में क्या क्या इंक्लूड होता है. फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है ट्रेडिंग ऑफ, आई ट्रेड इन रेडीमेड गारमेंट्स. ठीक है, मैं रेडीमेड गारमेंट्स में ट्रेड करती हूँ. तो जब मैं रेडीमेड गारमेंट्स में ट्रेड करती हूँ, तो पहले वो मैंने गारमेंट परचेज किया. रेडीमेड ड्रेस कुर्तीज सेल करती हूँ. व्हाट डू आई सेल इज रेडीमेड कुर्तीज. तो मैंने क्या किया, कुर्तीज पहले परचेज की, तो वो उसका बेस प्राइस है. ठीक है, मुझे एक कुर्ती 250 रुपीज में मिली, या एक शर्ट मुझे 250 रुपीज में मिला, तो दैट 250 रुपीज इज द बेस प्राइस. ओके,
अभी वो जब मैं परचेस करूंगी तो उस पे कुछ ड्यूटीज लगेंगी, जैसे उस पे जीएसटी लगता है, तो पहले जीएसटी ऐड होता है। जे सब लोग अपने आप को म्यूट रखो, आई व्हेन आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, ओके। उस पे टैक्सेस लगते हैं। अभी जब आप उसको लेके आओगे तो ऑक्ट्राई जकात नाका होता है ना, आजकल तो बंद होने लगा है, सो दैट ऑक्ट्राई ड्यूटी हैज टू बी पेड। आपको जिस टेम्पो में आप लोड करके ला रहे हो उस टेम्पो का खर्चा भी पेयर करना पड़ेगा, दैट इज फ्रेट इनवर्ड। फिर आप जब कुर्तीज ऑर्डर कर रहे हो, सपोज आप आज ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ, यू आर सिटिंग इन बदलापुर एंड यू आर ऑर्डरिंग कुर्तीज फ्रॉम अहमदाबाद, तो जब आप ये ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपका एक इंस्पेक्शन कॉस्ट, आपने ना वहाँ पे अपना एक एजेंट अपॉइंट किया अहमदाबाद में कि जाओ पहले इंस्पेक्ट करके आओ कि सब माल बराबर है या नहीं बराबर है, तो उसको भी तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, वो फ्री में तो आपके लिए काम नहीं करेगा। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, ये सब कॉस्ट भी होते हैं जो अदर देन मेन प्राइस इंक्लूड होते हैं। जैसे ना बड़े बड़े कंपनीज में, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, इन्वर्टर बैटरीज होते हैं ना, आप लोगों को पता है ना, लाइट जाती है तो इन्वर्टर बैटरीज और जनरेटर्स बनते हैं। तो आई डू ऑडिट ऑफ दैट कंपनी, दैट इज वर्टेक्स। इट वाज ओरिजिनली एमर्सन, अब वो किसी फॉरेन कंपनी के साथ कंबाइन होके इट हैज बिकम वर्टेक्स। वो लोग ना जनरेटर और इन्वर्टर बैटरीज बनाते हैं, तो उन लोग ना सिर्फ असेंबलिंग करते हैं, मतलब बहुत अलग अलग पार्ट अलग अलग से जगह से लेते हैं और अपने फैक्ट्री में सिर्फ असेंबल करते हैं। लेकिन वो जो अलग अलग पार्ट दूसरी दूसरी जगह से लेते हैं, दूसरी दूसरी कंपनी से, तो वहां पे उन लोग उनको अपना स्पेसिफिकेशन देते हैं कि हमको ये पार्ट ऐसा चाहिए, ये पार्ट ऐसा चाहिए, इसका मेजरमेंट ऐसा होना चाहिए, इसमें जो रॉ मटेरियल स्टील या आयरन यूज हो रहा है उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए। तो वो सब वो लोग बाहर से क्या करते हैं, वो लोग बाहर से बनवा के लेते हैं। तो जब बाहर बनता है तो उनके फैक्ट्री में आने से पहले वहां पे एक इंस्पेक्शन ऑफिसर जाता है, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। तो वो जाके वहां पे चेक करता है कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो ये परचेज प्राइस का ही पार्ट है इंस्पेक्शन करवाना। अगर वो ऑर्डर प्रॉपर है तो आप उसको उसकी डिलीवरी लोगे, अगर वो आपके स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं कर रहा है तो आप नहीं लोगे। फॉर एग्जाम्पल, एकदम सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ, आप लोग टेलर से सपोज शर्ट स्टिच करवाते हो या गर्ल्स ड्रेसेस कुर्तीज ड्रेस पूरा स्टिच करवाते हो, जब आप जाते हो लेने के लिए, स्टिच करने दे दिया आपने, अपना स्पेसिफिकेशन दे दिया कि आपको कैसे कपड़े सिल के चाहिए, जब आप जाओगे वहां पे तो वो पहले आप पहन के देखोगे आपके फिटिंग्स के बराबर है या नहीं है, नहीं है तो आप लेके आओगे क्या, नहीं, जब तक वो प्रॉपरली बनेगा नहीं। तो ये जो आपका आने जाने का कॉस्ट हुआ, जहाँ पे आपका कपड़ा रेडी नहीं था, आपको वो डिफेक्टिव लगा, आपको प्रॉपर नहीं लगा, तो दिस इज cost relating to acquisition, so this is also added in the purchase price. Are you getting it? Other expenditure क्या क्या होते हैं, is it clear? अभी आपको और अच्छा एग्जांपल देती हूँ, गोदरेज के कबर्ड्स आप लोग सब लोग यूज करते हो ना, यू ऑल आर यूजिंग गोदरेज कबर्ड्स, यूज करते हैं नहीं करते हैं? वी हाँ ऑल हैव यूज गोदरेज कबर्ड्स, लेकिन आपको रियलिटी बताती हूँ, आई हैव डन द ऑडिट ऑफ दिस गोदरेज बॉयज, वो गोदरेज बॉयज का प्रोडक्ट है। गोदरेज बहुत सारे गोदरेज है, गोदरेज वन है, गोदरेज बॉयज है, गोदरेज इंडस्ट्रीज है, गोदरेज रियल स्टेट्स है, ऐसे गोदरेज के बहुत सारी कंपनीज है। तो गोदरेज बॉयज इज वन ऑफ द कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स दिस सेफ्टी लॉकर्स और कबर्ड्स। वो लोग क्या करते हैं पता है क्या, उनके यहाँ कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, वो लोग है ना बाहर से मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। लेकिन क्योंकि गोदरेज एक ब्रांड है, वो लोग बाहर से उनको स्पेसिफिकेशन देते हैं कि जो कबर्ड होगा उसका पत्रा कैसे होगा, उसका लॉक कैसे होगा। फिर बाद में जब वो रेडी हो जाता है सप्लायर के प्लेस पे, उसके पास जाते हैं, उनका जो इंजीनियर होता है वो वहां पे जाके चेक करता है कि उसका पेंटिंग बराबर है या नहीं है, उसका पत्रे का गेज होता है, पत्रे का ना 16 गेज का पत्रा, 12 गेज का पत्रा, 11 गेज का पत्रा, वो पत्रा वो क्वालिटी मोटा कितना है, गेज मीन्स कितना मोटा है, पत्रा अच्छे क्वालिटी का है या नहीं है, तो वो गेज चेक होता है। गेज चेक होने के बाद अगर वो ओके है, उसका लॉक सब सिस्टम बराबर है, उसका पेंटिंग है, क्योंकि वो गोदरेज ब्रांड से बाहर जाने वाला है, फिर वो लोग क्या करते हैं उसको अपनी फैक्ट्री में लेके आते हैं, वो माल उस पर गोदरेज का लेबल लगाते हैं और बेचते हैं। तो ये बाहर से बनवाया, परचेज किया,
लेकिन उसको परचेज करने में उनका ऑर्डरिंग कॉस्ट था, उनका इंस्पेक्शन कॉस्ट था. दीज आर ऑल अदर एक्सपेंडिचर्स रिलेटेड टू एक्विजिशन. समझ में आया? एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज. आर यू गेटिंग इट? नंदिनी ने लिखा था नो. अभी समझ में आया? समझ में आया नंदिनी? आर मैम, यू? हाँ वो आपने बोला था ना गोदरेज का अलमारी और कबर्ड हाँ के बारे में, हाँ हाँ. उसका बोला था मैंने। अच्छा अच्छा, ओके ओके. सो नाउ आई एम क्लियर कि क्या क्या प्राइस परचेज प्राइस में इंक्लूड होता है. अभी ये जो आपने परचेज करते हुए जो भी पे किया, उसमें से कुछ अमाउंट ऐसा होता है जो कस्टमर से रिकवर हो जाता है, लाइक जीएसटी. आप पता है, आप कभी भी कुछ भी परचेज करोगे तो उसमें आपको जीएसटी का अमाउंट पे करना पड़ता है. यू हैव टू पे द अमाउंट ऑफ जीएसटी. ठीक है? तो ये जो जीएसटी का अमाउंट जो आपको पे करना पड़ता है, आपने पे किया है और वो कस्टमर से हमको वापस मिल जाता है, तो वो ऐसा कोई ड्यूटी या टैक्सेस है जो कस्टमर से हम लेने वाले हैं, तो वो लेस करना है, रिकवर होने वाला है. नॉर्मली सारे टैक्सेस जो भी सप्लायर या जो भी वेंडर है, सेलर है, जो भी भरता है, वो अल्टीमेटली कस्टमर से सारा ले लेता है, तो सारे टैक्सेस डिडक्ट हो जाते हैं. ट्रेड डिस्काउंट मीन्स हर बिजनेस में एक पर्टिकुलर रेट ऑफ डिस्काउंट एप्लीकेबल है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड डिस्काउंट. सो ट्रेड डिस्काउंट मतलब अभी अगर आप सपोज आप डीमार्ट जाते होगे ना, तो डीमार्ट पे जाके देखते होगे ना कि उधर हर प्रोडक्ट पे 10% डिस्काउंट अवेलेबल है, जो सब कस्टमर को कॉमन डिस्काउंट मिलता है, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट. ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब होता है काफी बार अब इम्पोर्ट के केसेस में होता है. दिस इज ओनली इन केस ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. इट इज नॉट इन केस ऑफ इन डोमेस्टिक सप्लाईज के केस में नहीं होता है. इट इज इन द केस ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में जो भी ड्यूटी भरी है आपने, अगर वो एक्सपोर्ट है, इट इज ओनली फॉर एक्सपोर्ट. अगर आपने कोई ड्यूटी भरी है तो गवर्नमेंट आपको वो ड्यूटी रिफंड करती है. क्यों रिफंड करती है उसका रीजन बताती है. व्हाई दैट ड्यूटी इज रिफंडेड? दैट ड्यूटी इज रिफंडेड क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो यू अर्न फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया. इंडिया के लिए आप क्या अर्न कर रहे हो? फॉरेन एक्सचेंज. तो इंडिया के लिए जब आप फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हो तो गवर्नमेंट आपको विदाउट ड्यूटी एक्सपोर्ट करने देती है. तो अगर आपने भरी है तो वो आपको वापस मिलती है, तो उसको बोलते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक. ओके. एंड रिबेट इज अगेन वन टाइप ऑफ डिस्काउंट. सो दीज आर. Now, what is cost of conversion? It consists of cost directly related to the units like direct material, direct labor, direct expenses. जब आप कुछ भी मैन्युफैक्चर करते हो, सपोज आप कपड़ा बना रहे हो, तो कपड़ा बनाने के लिए डायरेक्ट खर्चा है. आपको एक टेलर को पैसा देना है, आपको कपड़े का पैसा देना है, आपको सुई धागा, ये जो सुई धागा बटन्स जो लगते हैं वो सब का मटेरियल वो सब भी यूज होता है. सो दीज ऑल एक्सपेंसेस आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस. सो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में क्या क्या ऐड होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. और उसमें और ऐड होता है फैक्ट्री जहां पे आपका प्रोडक्ट बन रहा है उससे रिलेटेड, जो उधर फैक्ट्री में जो भी खर्चा होता है वो सब भी उस प्रोडक्ट में ऐड होता है. जैसे फैक्ट्री में अगर आप बना रहे हो तो फैक्ट्री रेंट है, मशीनरी का डिप्रीसिएशन है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, मशीन को चलाने के लिए पावर लगता है, पावर है, काफी जगह पे स्टीम यूज होता है, स्टीम, वाटर, पावर, फ्यूल, ये सब जो एक्सपेंसेस आपको इनकर करने पड़ते हैं वो पूरे फैक्ट्री को चलाने के लिए, वो सब सारा भी कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन में ऐड होता है. समझ में आया? क्लियर है? देखो, आप इमेजिन करो कि आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो. सपोज मैं ना क्या बनाती हूँ, चलो कुछ अच्छा आइटम बताओ, क्या बनाना है? What you want to manufacture? Tell me one item. कैडबरी। चलो कैडबरी बनाना है. सपोज कैडबरी बनाने का आपने प्रोसेसिंग भी देखा होगा. कैडबरी बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है रॉ मटेरियल कोकोआ, दैट इज कॉफी जिनसे बनती है. सो वो सबसे पहले वो परचेज किया, तो दैट इज बेसिक रॉ मटेरियल. प्लस कैडबरी में मिल्क लगता है, दैट इज अगेन द बेसिक रॉ मटेरियल. फिर शुगर लगता है, दैट इज द बेसिक रॉ मटेरियल. ये सारा रॉ मटेरियल कॉस्ट है. वो कैडबरी बनने के लिए एक मशीन यूज होती है, वो मशीन को चलाने के लिए लेबर लगता है, तो दैट इज डायरेक्ट लेबर. ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल. दैट इज कैडबरी के लिए यूज होने वाला मटेरियल तीन चीजें हैं, कोकोआ, मिल्क एंड शुगर. और वाटर भी यूज होता होगा थोड़ा बहुत, तो वाटर.
तो ये दीज आर डायरेक्ट मटेरियल. उसको चलाने, मशीन्स को चलाने के लिए यू रिक्वायर लेबर. तो ये दो चीजें डायरेक्ट है. इसके अलावा जहां पे आपकी मशीन रखी हुई है, जहां पे ये सब प्रोसेसिंग हो रहा है, उसको बोलते हैं फैक्ट्री. तो फैक्ट्री में और भी एक्सपेंसेस होते होंगे. वहां पे एक मैनेजर होता होगा, मैनेजर की सैलरी देते होंगे. वहां पे पैकिंग के लिए पैकिंग मटेरियल यूज होता है, वो खर्चा होता होगा. जब कैडबरी आप खाते हो तो आपको ओपन थोड़ी मिलती है. इट इज आइदर पैक्ड इन रैपर्स, इट इज पैक्ड इन बॉक्सेस. तो वो सब चीजों का भी खर्चा है. फिर फैक्ट्री में मशीन चल रही है, मशीन यूज हो रही है, तो उस मशीनरी का डिप्रिसिएशन भी है. वहां पे इलेक्ट्रिसिटी होगी, उसका भी खर्चा है. वहां पे वो फैक्ट्री अगर रेंट पे है तो रेंट भी होगा. अदरवाइज देयर वुड बी डिप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग. तो ये सारी चीजें, जो भी एक्सपेंसेस हम फैक्ट्री पे करते हैं, वो सारा अमाउंट ऐड हो जाएगा. आर यू गेटिंग इट? तो ये सारा इज योर कन्वर्जन कॉस्ट. दिस इज ऑल व्हाट योर कन्वर्जन कॉस्ट. So is it clear? Yes, ma'am. Next. Other cost. अभी कन्वर्जन कॉस्ट में अदर कॉस्ट क्या आता है? एक्साइज ड्यूटी. अभी एक्साइज ड्यूटी नहीं है. एक्साइज ड्यूटी एंड ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कन्वर्टेड इनटू जीएसटी. पहले एक्साइज ड्यूटी होता था, एक्साइज ड्यूटी होता था, वैट होता था, सेल्स टैक्स होता था, ये सब बहुत सारी ड्यूटीज होती थी. अभी उन सब की जगह पे सिर्फ एक ही ड्यूटी होती है एंड दैट इज कॉल्ड एज जीएसटी. ठीक है. नाउ अभी आप लोगों को कॉस्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. कॉस्ट पार्ट में है कन्वर्जन कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड अदर रिलेटेड कॉस्ट. अब आते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री. नेट रियलाइजेबल, रियलाइजेबल मींस आप अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में बेचने जाओगे तो क्या अमाउंट आपको रियलाइज होएगा, कितना आपको कस्टमर देंगे उसके लिए. दैट इज कॉल्ड एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू. Net realizable value means estimated selling price in ordinary course of business less estimated cost of completion and estimated cost necessary to make the sales. मतलब मेरे को पता है कि मार्केट में मेरे पास सोना है, सोने का आज का रेट है 5300 पर ग्राम. 5300 5400 है. लेकिन मेरे पास जो सोना है ना, वो सोना मैन्युफैक्चर्ड सोना है. और जब भी आप सोना बेचने जाओगे ना, तो आपको 100% नहीं मिलता है, 90% या 95% ही प्राइस मिलता है. तो 5% ऑटोमेटिक डिडक्शन है. तो मतलब मार्केट प्राइस भले 5000 है, एक एग्जांपल लेते हैं, मार्केट प्राइस 5000 है, लेकिन आपको मिलेगा 4500. कितना मिलेगा? 4500, क्योंकि वो लोग 10% माइनस कर दिया उन्होंने. ठीक है. अभी दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. आप ना लक्स सोप बनाते हो. लक्स सोप कौन सी कंपनी बनाती है? एनी आइडिया? सिंथॉल, लक्स, ये सब कौन बनाता है? सिंथॉल इज अ प्रोडक्ट ऑफ गोदरेज. नो मैम, आप लोगों का बेसिक नॉलेज बहुत वीक है. आप लोग जो भी प्रोडक्ट यूज करते हो ना, देखा करो उसकी कंपनी कौन सी है. ठीक है. नाउ लेट मी कम टू किटकैट. कौन बनाता है? डू यू ऑल नो? किटकैट कौन बनाता है? यस राहुल, हिंदुस्तान लिमिटेड Nestle. तरफ. नेस्ले. यस, वेरी गुड. एंड किटकैट बनाता है नेस्ले. वेरी नाइस. कॉफी नेस्ले की भी आती है और ब्रू की भी आती है. सो देयर आर डिफरेंट कंपनीज व्हिच आर मैन्युफैक्चरिंग. अभी एक एग्जांपल लेते हैं, गुड नाइट. गुड नाइट इज अगेन अ प्रोडक्ट ऑफ गोदरेज. मुझे गोदरेज के बारे में इतना इसलिए मालूम है बिकॉज आई एम डूइंग कॉस्ट ऑडिट ऑफ गोदरेज. आई हैव डन देयर कॉस्ट ऑडिट, सो आई नो मेनी थिंग्स अबाउट गोदरेज. ठीक है. तो गोदरेज कंपनी का एक प्रोडक्ट है दैट इज गुड नाइट. वो गुड नाइट मैन्युफैक्चर करते हैं. मार्केट में दूसरा मॉर्टिन एक प्रोडक्ट है. मॉर्टिन जो कंपनी बनाती है उसका भी ऑडिट मैं करती हूँ. मॉर्टिन कौन सी कंपनी बनाती है? एनीवन नोस? एनीवन नोस मॉर्टिन कौन सी कंपनी बनाती है? उजाला कौन सी कंपनी बनाती है मालूम है आप लोगों को? डू यू नो उजाला कौन सी कंपनी बनाती है? उजाला मालूम है ना, वाइट, वो सफेदी की चमकार, ऐसा वैसा कुछ तो उसका आता है ना. हाँ, नाम मालूम है कौन सी कंपनी बनाती है? नहीं मालूम है ना. इट इज ज्योति लैब्स. ज्योति लैब्स, ज्योति लेबोरेटरीज करके एक कंपनी है अंधेरी में, जेपी नगर में, वो बनाती है.
तो मैं आपको ऐसे कुछ एडिशनल नॉलेज बीच बीच में देती रहूंगी सो दैट यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड। हाँ, तो अभी नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रोडक्ट लोगे तो डेफिनेटली चेक करना कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है, मैं कभी भी कुछ भी पूछ सकती हूँ। ओके ओके मैम। चलो, अभी मैंने एग्जांपल दिया मॉर्टिन और गुड नाइट का। गोदरेज इज अ लीडिंग कंपनी इन गुड नाइट्स, मतलब ये जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स है उसमें गोदरेज का प्रोडक्ट ज्यादा चलता है, ज्योति लैब्स का प्रोडक्ट मॉर्टिन कम चलता है। ठीक है, तो ऐसा हो गया कि मॉर्टिन को हमको वैल्यू करना है, तो मॉर्टिन को जब वैल्यू करने गए तो हमने गुड नाइट का प्राइस निकाला, तो उतना मॉर्टिन का भी मिलेगा, जितना जितना इफेक्टिव गुड नाइट है उतना ही इफेक्टिव मॉर्टिन है, तो मॉर्टिन का भी हमको उतना ही प्राइस मिलेगा। लेकिन गोदरेज कंपनी गुड नाइट बेचने के लिए कितना सारा एडवर्टाइजमेंट करती है, आपने देखा है ना, हर थोड़े दिन में गुड नाइट का बहुत सारा ऐड आता है। तो सेल करने के लिए वो कंपनी बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट करती है, फिर कभी उसके साथ कुछ फ्री देती है, कभी कुछ नया स्कीम लेके आती है, कभी कुछ नया स्कीम लेके आती है। तो ये जो कॉस्ट है वो इनकर होता है। लेट अस टेक द बेसिक कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो सेल्स में से ये जो बेसिक एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है या सेलिंग कॉस्ट है उसको माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या मिलेगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मतलब अगर मॉर्टिन को वैल्यू करना है तो मैं देखूंगी कि गुड नाइट का सेलिंग प्राइस कितना है और गुड नाइट बेचने के लिए सेलिंग कॉस्ट कितना इनकर हुआ है, तो वो माइनस करूंगी तो आई विल गेट द नेट रियलाइजेबल वैल्यू फॉर इट। इज इट क्लियर? नहीं समझा, प्लीज रिपीट। ओके, अभी सपोज मेरे को ना गुड नाइट का मार्केट वैल्यू निकालना है, एक एग्जांपल लेते हैं, आई एम जस्ट मेकिंग इट स्टिल सिंपलर फॉर यू। गुड नाइट का कॉस्ट तो मुझे मालूम है क्योंकि मेरी फैक्ट्री में ही बन रहा है, तो गुड नाइट का कॉस्ट मुझे मालूम है। अब मुझे उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालनी है, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है कि मार्केट में क्या प्राइस पे बिकेगा, दैट इज सेलिंग प्राइस। उसमें से माइनस होगा सेलिंग कॉस्ट। वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए कुछ तो खर्चा इनकर करना पड़ेगा कि नहीं। और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, चलो और बहुत कॉमन एग्जांपल लेते हैं रियल एस्टेट का। आपका एक फ्लैट है, ठीक है, यू हैव अ फ्लैट, आपने वो परचेज किया 50 लाख में, तो उसका कॉस्ट कितना है, 50 लाख। अब आपको बेचना है वो, तो बेचने के लिए उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपने एक एजेंट को बोला, वो एजेंट ने बोला आपका फ्लैट 60 लाख का बिकेगा लेकिन मैं 60,000 कमीशन लूंगा या 1 लाख कमीशन लूंगा, तो आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी हुई, आपको हाथ में कितना मिलेगा, हाउ मच यू विल गेट इन हैंड? 59 lakh 59 lakhs। कैसे? 1 lakh 60 लाख का आपका फ्लैट है, हाँ बिक रहा है, दैट इज रियलाइजेबल वैल्यू। उसमें से 1 लाख ब्रोकरेज गया, हाँ तो नेट कितना मिलेगा हाथ में, 59 lakh 59 लाख। सो अभी आपको वैल्यू करना है, आप लोग अपने फ्लैट को कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। आपने परचेज किया था 50 में, बिक रहा है 59 में, विच इज लेस 50 50। सो अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? yes ma'am क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. एनीवन, एनी डाउट? नो मैम। no ma'am. ma'am क्लियर है? हाँ ठीक है। Now we move ahead. तो मेरे को आपको एक्सप्लेन करना था नेट रियलाइजेबल वैल्यू, देन कंपैरिजन बिटवीन कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू करेंगे, विच एवर इज लोअर इज योर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। अभी मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग इन्वेंट्री आपको पता है, देयर इज, आपने 2 मेथड्स तो किए हुए हैं, फीफो मेथड और वेटेड एवरेज, किया है या नहीं किया है? yes ma'am देयर इज वन मोर मेथड दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सब लीफो मेथड बोलते हैं इसको। जो स्टॉक लास्ट में परचेज किया उसको पहले सेल करो, क्या है वो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में परचेज हुआ है उसको पहले बेचो। ओके यस मैम। These are 3 methods for valuing inventory. मैम आवाज नहीं आ रही। आज नहीं आ रही है? Am I not audible? नहीं, मेरे ख्याल से I'm audible. आ रही है यस मैम आवाज आ रही है आपकी बराबर। मे बी आपके यहाँ नेटवर्क वीक है। फीफो मेथड क्या होता है आपको पता है?
This method assumes that first unit acquired are the first unit sold. जो पहले परचेज किया पहले बेचेंगे. The cost of ending inventory is at most recent purchases. जो बचा हुआ inventory कौन सा होगा? Latest purchase, जो आपने लास्ट में परचेज किया है. A major criticism of FIFO is improper matching of cost and revenue, since the cost of goods sold is computed on basis of old price that are possibly unrealistic. नॉर्मली क्या होता है ना, फीफो मेथड में जिस प्राइस पे आप जो उसका कॉस्ट है वो आप पुराना कॉस्ट लेते हो, सेलिंग प्राइस रीसेंट है तो अनमैच है. लीफो एंड वेटेड एवरेज आर नॉट सेम. लीफो में जैसे फीफो में हम लोग लॉट्स बनाते थे ना, वैसे ही लीफो में भी हमको लॉट्स बनाने पड़ते हैं. लेकिन लीफो इज नॉट द रिकॉग्नाइज्ड मेथड इन income tax or in Companies Act 2013. AS2 does not recognize LIFO. So ये FIFO मेथड का चार्ट दिया हुआ है आप लोगों को. Last in first out. This method assumes that last unit acquired are the first unit sold. जो लास्ट में परचेज किया उसको पहले बेचेंगे. जो इन्वेंट्री आपके पास पड़ी रहेगी वो लास्ट वाली पड़ी रहेगी. पहले जो सबसे पहले परचेज किया हुआ वो इन्वेंट्री आपके पास पड़ी होगी. इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, यहाँ पे लिखा है एडवांटेज, एक्चुअली डिसएडवांटेज ये है कि जो आपके पास इन्वेंट्री है उसका वैल्यूएशन जो हुआ है वो पुराने प्राइस पे हुआ है, ओल्ड प्राइस पे. नाउ वेटेड एवरेज, आपको पता है वेटेड एवरेज क्या है? आई नीड नॉट. वेटेड एवरेज में हम सब स्टॉक कंबाइन करते हैं और एक एवरेज रेट निकालते हैं, एंड योर cost of goods sold and your inventory are both valued at average rate. अभी डिस्क्लोजर पे अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड इन मेजरिंग इन्वेंट्री आपको दिखाना है कि कौन से पॉलिसी से आपने इन्वेंट्री वैल्यू किया है, वेदर इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है. एंड वहां पे आपको क्लासिफिकेशन दिखाना है, फिनिश गुड्स में क्या क्या है, WIP में क्या क्या है, रॉ मटेरियल में क्या क्या है और स्पेयर पार्ट्स में क्या क्या है. ये डिस्क्लोजर है, ये सब आपको डिस्क्लोज करना है. कौन सा पॉलिसी अडॉप्ट किया है, whether you are adapting for valuation FIFO मेथड, LIFO मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, कौन सा यूज किया है, फॉर्मूला क्या है नेट रियलाइजेबल वैल्यू या कॉस्ट कैलकुलेट करने का. एंड आपके स्टॉक में फिनिश गुड्स कौन कौन से हैं, WIP का क्या क्या है, रॉ मटेरियल क्या क्या है और स्पेयर पार्ट्स क्या क्या है. ठीक है. सो दिस टॉप AS2 यहाँ पे हमारा खत्म हो गया. नाउ लेट अस, हाँ 10 बजे सविता मैम का लेक्चर है, आई नो. सो आई हैव कंप्लीटेड AS2. कल क्या करेंगे ना हम लोग, AS2 के ऑब्जेक्टिव्स करेंगे. ओके, विल डू MCQs ऑफ AS2 सो दैट आपको AS2 याद हो जाए. ठीक है. विल बी डूइंग AS2 ऑब्जेक्टिव्स कल के दिन में. ओके, सो सी यू ऑल टुमारो. बाय बाय, टेक केयर. Thank you, ma'am. बाय. Thank you, ma'am. हाँ Bye-bye. यस बाय. Have a nice day. सेम टू यू बेटा. Thank you. एनीवन, हाँ बाय. एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग और शुड आई एंड? हाँ यस मैम, ये लिखना क्या है जो आपने स्लाइड शो दिखाया पूरा? हाँ लिखना ही चाहिए ना आप लोगों को. लिखो या स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ, कुछ तो करो. हाउ डू यू स्टडी देन? ओके मैम, कल आप रिकॉर्डिंग सेंड कर दो ना ग्रुप में. ओके, आई विल सेंड इट. ओके, थैंक यू सो मच मैम. बाय बाय, टेक केयर. बाय.